जैसा कि हम सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन हमारे सारे फैसले कहीं और से आते हैं। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्रिकेट शो है, एक और टेक लेते हैं। जैसे कि हम सबको पता है हमारे हेड कोच माइक हेसन है, लेकिन प्रोबेबली सारे फैसले कहीं और से आते हैं और उस बंदे की जानिब से आते हैं जो कि आपका फॉर्मर फास्ट बॉलर था। उसके बाद जब पीएसएल स्टार्ट हुआ तो वो इन्वॉल्व हो गए लाहौर कलंदर्स के साथ, और लाहौर कलंदर्स के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अरसे तक कायम रहे और प्रोबेबली अब भी कायम ही हैं, जहां पे उन्होंने बहुत सारे यंग फास्ट बॉलर्स और बैट्समैन जो कि उनके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू आते थे उनको प्रिपेयर किया। और इवन हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, फ़खर जमान, इन लोगों को सारों को ग्रूम करके पाकिस्तान को दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को अभी तक लंबे अरसे तक सर्व भी कर रहे हैं। उसमें से चंद खिलाड़ी मैं बात कर रहा हूँ आकिब जावेद की। जैसे कि हम सबको पता है वो लाहौर कलंदर्स के साथ इन्वॉल्व भी थे। उसके बाद लेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी उनकी सर्विसेज हैं, जब उनको पिछले साल अक्टूबर के महीने में सर्विसेज हैंड ओवर की गई फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ सेलेक्टर। उसके बाद उन्होंने की छुट्टी जेसन गिलेस्पी की, खुद रोल में आए एज अ रेड बॉल कोच फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद वाइट बॉल कोच के भी रोल में आए। उसके बाद इंटरम हेड कोच भी बने टीम के। सो ये सारी चीज़ें पिछले एक साल के अंदर अंदर आकिब जावेद को सौंपी गई और अब जो है आकिब जावेद हेड हैं फॉर एनसीए, जिसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी कहा जाता है, जहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स जो कि आपके डोमेस्टिक के भी हैं एंड इवन वो प्लेयर्स जो आउट ऑफ फॉर्म हैं बट उनको इजाज़त होती है पीसीबी की जानिब से वहाँ पे प्रैक्टिस करने की, वो आते हैं वहाँ पे अपना सेशन करते हैं। वहाँ पे कोचेस उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। सो उन सारी फैसिलिटीज़ के हेड एक ही बंदा है और उसका नाम है आकिब जावेद। सो लास्ट ईयर जब इनको इक़्तिदार में लाया गया है एंड इनका अभी जितना भी टेन्योर रहा है 7 से 8 महीनों का, उसके अंदर इनके ऊपर काफ़ी सारी तनकीदें की गई और उसमें से हम भी एक बंदे हैं जिन्होंने इनके ऊपर तनकीद की थी बेसिकली। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनकी थोड़ी सी सिलेक्शन जो हमें पसंद नहीं आई, जिसमें फ़हीम अशरफ को लेके आया गया, जिसमें आउट ऑफ नोवेयर खुशदिल शाह को लेके आया गया, जिसमें आउट ऑफ नोवेयर शादाब खान को लेके आया गया और सिर्फ लेके ही ना आया गया बल्कि वाइस कैप्टन भी बना दिया गया टीम का। सो बहुत सारी तनकीदें भी आकिब जावेद को सहनी पड़ी और स्पेशली सबसे बड़ी तनकीद कि बाबर और रिजवान का जो उन्होंने सफाया किया उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था आकिब जावेद का। सो वो बहुत सारी चीज़ें आकिब जावेद के नाम है, जिसकी वजह से उनके किरदार पे बहुत सारे ब्लैक स्टेन मैं समझूंगा वो पड़े हुए और बहुत सारे क्रिकेटर्स की भी जानिब से कि आकिब जावेद जो काम कर रहा है वो ठीक काम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको डीप इनसाइड हम लोग देखें कि आकिब जावेद ने किया क्या है बेसिकली पाकिस्तान के लिए अभी तक, जब से वो इन सारी अथॉरिटीज़ उन्हें मिली हैं तब से पाकिस्तान के लिए आकिब जावेद ने किया क्या है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो आकिब जावेद का बेसिकली जब रोल आया था, जब पाकिस्तान बिल्कुल डाउन एंड आउट था, बांग्लादेश से सीरीज़ हार के बैठा हुआ था, फर्स्ट टेस्ट इंग्लैंड का हारा था, उसमें एक क्लिप आकिब जावेद की आती है जिसमें वो बोलते हैं कि ओनली वे कि आप इंग्लैंड को हरा सकते हो कि आप यहाँ पे स्पिन ट्रैक्स ड्राई आउट फील्ड बनाओ, उसके बाद आप स्पिनर्स को लेके आओ। और वो मैं उससे पहले आपको बताऊं कि आपके हेड कोच ने, आपके बॉलिंग कोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोला था कि आपके पास तो स्पिनर्स ही नहीं है, आप कैसे जीतोगे स्पिनर्स से मैच। तो वहाँ पे आकिब जावेद ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि आप बनाए स्पिन ट्रैक, आप बनाए ड्राई कंडीशंस, रिवर्स स्विंग और स्पिन जब होगी यहाँ पे तो मैं देखता हूँ इंग्लैंड कैसे जीत के जाती है। सो पीसीबी को कोई होप मिली वहाँ से और अगले ही टेस्ट मैच में जैसे ही पाकिस्तान एक शर्मनाक हार पाकिस्तान हारा एक इनिंग से 47 रन से अगेंस्ट इंग्लैंड। तो उसके बाद आकिब जावेद को इक़्तिदार में लाया गया एज अ चीफ सेलेक्टर। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने छुट्टी की नसीम शाह की, शाहीन अफरीदी की, बाबर आजम की, जो कि उस वक्त तीनों बहुत बहुत आउट ऑफ फॉर्म थे। तीनों के तीनों प्लेयर्स ऐसे थे जिनसे बल्ले से रन्स नहीं हो रहे थे, बॉलिंग से विकेट्स ही निकल रही थी, लंबे लंबे स्पेल्स डाल रहे थे लेकिन किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हो रहा था। बांग्लादेश से 2-0 वाइट वॉश होने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। सो उन तीनों किरदारों की जो कि पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ज़्यादा अहम समझे जाते थे, उन तीनों की छुट्टी करवाई आकिब जावेद ने। फिर उसके बाद प्रिपेयर करवाई विकेट्स ऐसी कि फिर उस पर जो नाच नचाया साजिद खान और नुमान अली ने, और उन्होंने पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली सीरीज़ जितवा दी। दोनों उस डुओ ने मिलकर पाकिस्तान को एक तारीखी सीरीज़ जितवाई और पाकिस्तान को एक होप दिलवाई। वही हेड कोच, वही बॉलिंग कोच जो कि कह रहा था कि पाकिस्तान में स्पिनर्स ही नहीं है, फिर वो उन्हीं दोनों की तारीफ कर रहा था जो स्पिनर्स आकिब जावेद ने डोमेस्टिक से लाके पाकिस्तान सर्किट में फेंके और उन्होंने पाकिस्तान को एक अहम तरीन फतह दिलाई। लेकिन उसके बीच में जेसन गिलेस्पी के भी थोड़े बहुत मसाइल चलते रहे। जेसन गिलेस्पी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सीरीज़ के लिए जो कि आपका ऑस्ट्रेलियन टूर था उसके लिए इंटरिम हेड कोच भी बनाया था फॉर वाइट बॉल, लेकिन जेसन गिलेस्पी ने ऑब्वियसली बोला था कि मैं ये लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आई हैव टू गिव माई फैमिली टाइम एज वेल। सो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सो
उस सीरीज़ के लिए आकिब जावेद को ये रोल नहीं दिया गया था, बल्कि जेसन गिलेस्पी के हैंड ओवर किया था ये रोल। एंड उसके बाद जेसन गिलेस्पी के हवाले से लंबा गैप था पाकिस्तान का रेड बॉल का, तो जेसन गिलेस्पी ने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए बीच में, और उसमें ये कहा कि आकिब जब से आया है सो हमारी तरफ से इक़्तिदार जाता जा रहा है, हमें सिलेक्शन का भी राइट नहीं मिल रहा है, 11 भी वही डिसाइड करके देते हैं। सो ये सारी चीज़ें जब होने लगी, सो एज एन ऑस्ट्रेलियन वो तो कभी भी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने आप देखें 2-3 महीने बेसिकली रुके होंगे वो, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। गैरी क्रिश्चियन पहले ही दे चुके थे। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वॉज नाउ not having any coach whether in red ball whether in white ball cricket, and पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देन फिर आकिब जावेद को लेके आता है। सो असल में मेरा शिकवा किसी भी प्लेयर से या किसी भी लोगों से यही है, स्पेशली पाकिस्तानी से, ये लोग गोरों का पत्ता या किसी भी बंदे का पत्ता बहुत जल्दी साफ़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये इक़्तिदार में आ पाएँ किसी वजह से। आपके पास लातादाद मिसालें ऐसी, वक़ार यूनुस की मिसाल है, आपके पास फिर मिसबाउल हक की मिसाल है। वो तीनों कुर्सियों पे बावक्त बैठे थे, चीफ सेलेक्टर भी वही थे, बैटिंग कोच भी वही थे, हेड कोच भी वही थे। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। उनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ओहदे पर लेके आया था एज ए चीफ सेलेक्टर। एक सीरीज़ के अंदर उन्होंने फ़ारिग कर दिया मिकी आर्थर को, उन्होंने फ़ारिग कर दिया सरफराज अहमद को, खुद तीनों ओहदों पे आया, वक़ार यूनुस को लेके आया। उसके बाद लातादाद एग्जांपल्स आप देख लेंगे इन चीज़ों की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो पावर का खेल है ना, ये बहुत गंदा है। एंड आकिब जावेद ने भी यही खेल किया, जेसन गिलेस्पी को फारिग किया, खुद बने हेड कोच। उसके बाद अभी हेड कोच में उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान की बुरी गई, जिसकी वजह से अब वो थोड़ा नीचे आए, लेकिन अभी भी वो ओहदे में वही हैं जो आप समझ रहे होने। सारे फैसले ये आकिब जावेद ही लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आकिब जावेद ही फैसले करते हैं। एनीवेज बैक टू द टॉपिक आते हैं। फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट का वर्ड है, और फिर उसके बाद बाबर और रिजवान को टी20 से बाहर निकालने का फैसला है, इसका क्रेडिट एक ही बंदा डिजर्व करता है, वो है आकिब जावेद। देखिए बड़े प्लान से बाहर निकाला है आकिब ने। ऐसा नहीं किया कि वो आए हैं और बाबर और रिजवान को फौरन बाहर निकाला, नहीं ऐसा नहीं। अगर वो ऐसा करते तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि यार ये अपनी खार निकाल रहे हैं पे। उन्होंने दिया बाबर और रिजवान को खुला चांस, वही थे ना हेड कोच। जब रिजवान को पाकिस्तान ने अथॉरिटी दी थी टी20 एंड ओडीआई की एज ए कैप्टन, और सलमान अली आगा को बनाया था वाइस कैप्टन, वही तो थे उस वक्त चीफ सेलेक्टर। उन्होंने साथ बैठ के अनाउंस करवाया था मोहसिन नकवी के कि ये दोनों आपको लीड करेंगे। उन्हें सीरीज दी गई ऑस्ट्रेलिया वाली सबसे पहले, वहां पे रिजवान एंड बाबर दोनों बुरी तरीके से एक्सपोज हुए, दोनों से रन नहीं हुए। इवन रिजवान की तो एक घटिया तरीन इनिंग्स आई उसमें, जब पाकिस्तान 147 चेस डाउन कर रहा था, मोहम्मद रिजवान ने कुछ 28-29 बॉलें लेके 15-16 रन किए थे, वहां से पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ द मैच भी लूज किया था एंड मैच इवेंचुअली हार गया था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये सीरीज आपने ले ली, एक और सीरीज आप लें। साउथ अफ्रीका वाली पाकिस्तान को सीरीज दी, पाकिस्तान वहाँ पे 3-0 हारा। ओडीआई सीरीज जो कि पाकिस्तान 3-0 जीता था, टी20 सीरीज पाकिस्तान 3-0 हारा। उसमें भी घटिया तरीन परफॉर्मेंस दोनों प्लेयर्स की जानिब से। रिजवान अगेन वो ऐसी खेलता है, उसके हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ना उसकी फितरत में। उन्होंने एक मैच में जब पाकिस्तान 184 का टारगेट चेस कर रहा था, उन्होंने आखिरी ओवर में वो आउट हुआ और उनके रन कितने थे पता है आपको? 70 रन ऑफ 62 बॉल्स। ये इनिंग्स वो खेल के आए थे बाहर। सो ये चीज़ें जो है आकिब जावेद ने होने दी ताकि इन लोगों की शक्ल लोगों के सामने आए। इन द मीन टाइम साइम अयूब ने 98 भी किया सीरीज़ में। इन द मीन टाइम इरफान खान नियाजी ने भी ग्लिम्सेस दिखाए। सो पाकिस्तान एक ट्रांजिशन पीरियड में जाने वाला था, क्योंकि आपके यंगस्टर्स पीछे से तैयार हो रहे थे और आपके सीनियर प्लेयर्स की कारकर्दगी लोगों के सामने थी। उस पर तेल छिड़का, मैं ये समझूंगा तेल छिड़का चैंपियंस ट्रॉफी ने। जो चीज़ हो नहीं सकती थी ना, उतनी ही बुरी चीज़ चैंपियंस ट्रॉफी में हुई। हालांकि उसमें आप सिर्फ और सिर्फ वाहिद किरदार मोहम्मद रिजवान को नहीं ठहरा सकते या बाबर आजम को नहीं ठहरा सकते। इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट, और उसमें बहुत बड़ा हाथ आकिब जावेद का हिमसेल्फ एज अ हेड कोच और इंटरम सिलेक्शन कमेटी का भी था, क्योंकि आप देखो कि उन लोगों ने राइट भी नहीं दिया हुआ था मोहम्मद रिजवान को कि वो अपनी 11 खिलाए। वो असद शफीक जो कि पाकिस्तान के उस वक्त चीफ सिलेक्शन कमेटी में थे, वो इन साइड दी ड्रेसिंग रूम होते थे एंड वो डिसाइड करते थे कि आपकी प्लेइंग 11 का क्या होगी। सो यार ये कौन सी चीज़ है जो कैप्टन डिसाइड नहीं कर सकता? अगर कैप्टन को प्लेइंग 11 भी अपनी डिसाइड करने का हक नहीं है, सो आई डोंट नो व्हाई ही इज कैप्टन। देन आप उससे कैप्टन का भी ओहदा ले लें। आप बोलें कि मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ, मैं ओवर बताऊंगा कि तू ओवर कर, तू ओवर कर। कैप्टन आप सिर्फ खड़े रहो, यहाँ पे टॉस करने चले जाया करो, आपकी मर्जी है वो। सो ये चीज़ें पाकिस्तान ने फेस की। उसके बाद न्यूजीलैंड वाले टूर में इवन मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये कह भी दिया कि भाई ये जो फैसले ग्राउंड में हो रहे होते हैं ना, ये मेरे फैसले नहीं है, ये ऊपर से हमें बताया जाता है। सो इट मीन्स कि आकिब जावेद जो थे वो बेसिकली
एक खुदा बन चुके थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, कि वो ही जो फैसले ले रहे थे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने फॉलो करने थे, उनकी टीम से भी फॉलो करने थे। और वो हुआ किस वजह से था? वो हुआ इस वजह से था कि उन्होंने एक मशवरा दे दिया था पॉडकास्ट पे बैठ के कि यहाँ पे स्पिन विकेट्स बनाओ। वो बनाई पाकिस्तान ने, पाकिस्तान मैच जीता। उसके बाद पाकिस्तान को कोई आकिब जावेद के अलावा कोई और होप ही नजर नहीं आई, एंड पूरी की पूरी रिलायंट हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम उनके ऊपर। एंड देन फिर उन्होंने थोड़ा सा गलत फायदा भी उठाया, और उसके बाद जब चीज़ें सर से ऊपर पानी जाने लगा तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया कि यार नहीं, एक गोरा कोच लेके आते हैं। आकिब जावेद को अभी भी अथॉरिटी में ज़रूर रखेंगे। आकिब जावेद को हम लोग हेड ऑफ एनसीए बना देते हैं, जो कि बेसिकली एक ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत सारे फैसले लेता है, जो कि आपकी टीम डिसाइड करता है, क्योंकि एनसीए में कौन क्या कर रहा होता है, एनसीए में कितनी परफॉर्मेंस है किसकी, वो सब हेड को ही पता होता है। सो वहीं से फैसले अभी भी आपके आ रहे हैं। और अगर मैं अभी तक रोल देखूँ आकिब जावेद का, आकिब जावेद की क्या सर्विसेज रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो एक चीज़ के लिए क्रेडिट देना बनता है, आपकी मेंटालिटी चेंज करने पे। सलमान अली आगा को कैप्टन बनाने में बहुत बड़ा हाथ आकिब जावेद का, बाबर रिजवान को T20 से हटाने में बहुत बड़ा हाथ आकिब जावेद का, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा हाथ। एक तो चीज़ जो थी ना, आकिब ने जब वो हेड कोच ऑफ लाहौर कलंदर्स भी थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर बाबर हमारे खिलाफ खेले तो हम उसको आउट नहीं करेंगे, जिस तरीके की क्रिकेट वो खेलता है। और फिर जब वो औहदे में भी आए तो उन्होंने अपनी वो रूप बरकरार रखा। ऐसा नहीं हुआ कि आकिब जावेद ने वो रूप छोड़ दिया। जो चीज़ वो समझते थे वो बिल्कुल ठीक समझते थे, और जब वो आए हैं एज अ हेड कोच तो फिर उन्होंने 2 सीरीज़ का चांस दिया, ऐसा नहीं फ़ौरन निकाल दिया। 2 सीरीज़ का चांस दिया बाबर रिजवान को, दोनों को उन्होंने बुरी तरीके से एक्सपोज किया उन कंडीशंस में, और देन उसके बाद अपने फैसले लेके आए। पहले पाकिस्तान हारा न्यूजीलैंड से 4-1, उसके उस वक्त तो आपको ऐसा लग रहा था योर क्रिकेट इज गॉन, योर इज डन एंड डस्टेड, क्योंकि आप देखो हसन नवाज जिस तरीके से आउट हो रहा था, हारिस जिस तरीके से आउट हो रहा था, वो सारे ऐसे लग रहे थे कि गली के बच्चे हैं। लेकिन फिर उनको चांस दिया गया अगली सीरीज़ में, PSL खेला उन लोगों ने, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की सारे लड़कों ने। उसके बाद बांग्लादेश जब पाकिस्तान आई तो वहाँ पे 3-0 हराया। वो एक होप आपको मिली यार कि चलो आप यहाँ पे सीरीज़ जीते हो, आप इनके साथ जा सकते हो आगे। फिर बांग्लादेश में आप सीरीज़ हारे, उस वक्त वापस आप पे प्रेशर आया कि वेस्ट इंडीज़ में आप बाबर या रिजवान में से किसी एक को ले जाएं, नहीं, वहाँ पर भी नहीं लेके गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में गए, मुश्किल सीरीज़ जीते। उसके बाद अब अभी आप ट्राई नेशन में खड़े, उसके बाद एशिया कप है, आपकी टीम जेल लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, हर लड़के अपने रोल में एडजस्टेड है, और अच्छी क्रिकेट अभी तक पाकिस्तान ने खेली भी है, 2 मैचेस में से 2 जीते हुए भी हैं। सो आप इन चीज़ों के लिए सारों को क्रेडिट दे सकते हो, आकिब जावेद को क्रेडिट दे सकते हो। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने थोड़ी बहुत गलत की हैं उसमें से ये है कि सिलेक्शन का सारा का सारा औहदा अपने सर पे ले लेना, कैप्टन को इन्वॉल्व नहीं करना 11 बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। और एक मेंटालिटी जो कि ऑलराउंडर मेंटालिटी आजकल चल रही है, वो माइक हेसन के साथ साथ आकिब जावेद की भी मेंटालिटी है कि आप ऑलराउंडर की तरफ पुश हो, आप ऑलराउंडर खिलाएं किसी तरीके से, फ्रंट लाइन बॉलर्स को अवॉइड करके आप ऑलराउंडर की तरफ जाएँ। सो ये 2 से 3 आप इख्तलाफ कर सकते हैं 2 से 3 बातों पर, और बंदा भी है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को हर्ट किया है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीज़ें वो आकिब जावेद ने अपने इस टेन्योर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी की हैं। सो मैं समझता हूँ एक इम्पैक्टफुल रोल रहा है आकिब जावेद का, एंड मैं समझता हूँ कि इस ट्रांजिशन पीरियड के होने में, इस ट्रांजिशन पीरियड को बेसिकली पैदा करने में आकिब जावेद का बहुत बड़ा रोल है। आपका क्या ख्याल है आकिब जावेद को लेके, उनकी सर्विसेज को लेके? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।